नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 5वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में जानेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो हमारे टॉपिक में नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग ना पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से ना प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कि अगर सिलेबस को देखोगे ना तो कई चीज़ें जो है ना उसमें नहीं लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें ना आप लोगों को बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि देखो, भविष्य में आप लोग एक शिक्षक बनना चाहते हो और शिक्षक होने के नाते ना आप लोगों को बालकों के प्रति ना उसमें व्यक्तिगत किस प्रकार से उसमें भिन्नताएं होती हैं ना, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला ना मैं आप लोगों को ना ये जो व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। तो बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं कहने का मतलब यह है कि कोई भी आप लोग ना दो बालक को ले आओ और वो दो बालक ना किसी भी प्रकार से एक समान नहीं हो सकते। मतलब जो प्रत्येक जो बालक होते हैं ना वो अपने अपने तौर पर भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। चाहे वो शारीरिक भिन्नता हो, चाहे वो मानसिक भिन्नता हो, चाहे वो व्यक्तिगत भिन्नता हो, चाहे वो अनेक प्रकार से हो, ठीक है। शारीरिक भिन्नता कहने का मतलब यह है कई बालक गोरा, काला, हाइट ज़्यादा, हाइट कम, ऐसे सारे हो सकते हैं, ठीक है। और बालकों में सीखने की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग हो सकती है। मतलब कई बालक ऐसे होंगे जो जल्दी सीख जाएंगे, कई बालक ऐसे होंगे जो लेट से सीखेंगे, कई बालक ऐसे होंगे जिसको 2 से 3 बार बताओगे तब ले दे करके सीखता है। कई बालक ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रकार से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, है ना। किसी में मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, किसी में मैच्योरिटी लेवल बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से जो बालकों की जो भिन्नता है ना प्रत्येक बालक में अलग अलग होती है, ठीक है। कोई भी बालक जो होता है ना वो समान नहीं होता ना। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बालक की जो भिन्नता है ना उसके बारे में समझना है, ठीक है। आप लोग को समझ में आएगा ना बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होता है। चलिए, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे ना, इसके जो भिन्नताएं हैं ना, मतलब बालकों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं ना उसके थोड़ी सी थ्योरी है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और उसके बाद ना मैं आप लोगों से टोटल ना 25 एमसीक्यू कराऊंगा। कितना? तो 25 एमसीक्यू कराएंगा, जिसमें मैं ना आप लोगों को डिटेल समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। एक एक प्रश्न को बढ़िया से डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। और ये क्लास होने के बाद ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बाय एमडी धीवर, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, तो उसमें ये जो 25 प्रश्न रहेंगे ना उसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो जा करके आप लोग सर्च मार लीजिए बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले ना हम लोग इसके थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग केवल ध्यान लगा के सुनिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति की दैहिक और सामाजिक योग्यताओं का भिन्न भिन्न होना व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। कोई भी दो व्यक्ति किन्हीं दो बातों में एक समान नहीं है। किसी कक्षा में जितने बालक होते हैं वे सभी दृष्टियों से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की सीखने की, काम करने की, चिंतन करने की तथा समस्या समाधान और समायोजन की क्षमताएं भिन्न भिन्न होती है। स्किनर, मतलब स्किनर के अनुसार दिया है, ठीक है। क्या कहा है स्किनर ने, ये सबसे पहला पढ़िए। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन में व्यक्तियों के समूचे व्यक्तित्व के किसी भी मापन योग्यता पक्ष को शामिल किया जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, मतलब जेम्स ड्रेवर जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा है व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में, ये सबसे पहला पढ़िए। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार किसी समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या दैहिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट जो दिया है ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ध्यान से इनको समझते हुए चलिएगा और याद करते हुए, ठीक है। उसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नताएं के प्रकार दिया है, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहला जो दिया है शारीरिक भिन्नता। तो शारीरिक भिन्नता क्या होता है, सबसे पहला ये जान लो। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती है। कुछ बालक कद में छोटे, बड़े, सुंदर, कुरूप, गोरा, काला, मोटे, पतले होते हैं। दूसरा, मानसिक भिन्नताएं। बालकों में मानसिक दृष्टि से भी भिन्नताएं पाई जाती है, जिसमें स्वभावगत भिन्नताएं मूल प्रवृत्ति संबंधी, सीखने संबंधी, बौद्धिक योग्यता संबंधी, रुचियों में भिन्नता पाई जाती है। तीसरा, व्यक्तित्व संबंधी भिन्नताएं। बालकों में व्यक्तित्व संबंधी भिन्नताएं पाई जाती है, जिसमें कुछ बालक अंतर्मुखी होते हैं, वे शर्मीले होते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। कई बालक बहिर्मुखी होते हैं, वे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कुछ उभयमुखी होते हैं, उनमें दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती है, ठीक है।
तो आप लोगों को समझ में आया ना व्यक्तित्व संबंधी भिन्नताएं क्या क्या होती है। उसके अलावा चलिए नेक्स्ट को देखो, व्यक्तिगत भिन्नताओं का शैक्षिक महत्व। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर विद्यालयों में विद्यार्थियों के वर्गीकरण भली भांति किया जा सकता है। बालक के बौद्धिक योग्यताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण शिक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मानसिक योग्यता के आधार पर, रुचियों के आधार पर, सामाजिक आर्थिक स्थितियों के आधार पर, शारीरिकगत दोषों के आधार पर कक्षा में वर्गीकरण किया जा सकता है। विगत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब जो ना अलग अलग जो वर्ष में ना क्वेश्चन पूछे गए ना उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो परिभाषा करके दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 11-12 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा में कार्य ना कर सके। बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों के बुद्धि लब्धि IQ लेवल 85 से कम होती है। तो जो पिछड़ा जो बालक होता है उसका IQ लेवल कितना होता है, तो 85 से कम उसका IQ लेवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़ते हैं। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 होती है, जिसके कारण इनमें सीखने की गति धीमी होती है। तो धीमी गति वाले जो बालक होते हैं उसकी बुद्धि लब्धि कितना होते हैं, तो 80 से 90 होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए। प्रतिभाशाली या बुद्धिलब्धि बच्चे अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। मतलब जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं ना उसका जो बुद्धि लब्धि है ना वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो अपना निर्णय लेते हैं ना वो स्वतंत्र पूर्वक लेते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। ऐसे बालक जो समान विरोधी प्रवृत्ति इतनी गंभीरता से धारण कर ले उनकी बुद्धि लब्धि कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक हो जाए, बाल अपराधी कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। वैलेंटाइन्स के अनुसार समस्यात्मक बालक जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। समस्यात्मक बालक की प्रवृत्ति। तो समस्यात्मक बालक की क्या क्या प्रवृत्ति होती है ना, इसको सबसे पहला थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट को पढ़ो, चोरी करना, दूसरा क्रोध प्रकट करना, तीसरा झूठ बोलना। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ो। प्रतिभाशाली बच्चों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुण दिखते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। अधिगम मंदित बच्चों में एक शिक्षक को हमेशा उनकी अधिगम बाधाओं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ये है कि एक जो शिक्षक है ना उसको प्रत्येक बालक जो मंद तरीके से सीखते हैं ना, मतलब धीमे गति से सीखते हैं या कमज़ोर है ना, तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो किस प्रकार से सीखता है, किस किस तरीके से सीखता है, और उसके सीखने में मदद करना ना एक शिक्षक का अहम जिम्मेदारी होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को केवल ना इतना ही जो थ्योरी था उसको पढ़ने थे। ठीक है, इसमें आप लोगों को केवल एक बात ही जानना था कि जो बालक होते हैं ना वो प्रत्येक बालक जो है वो अपने आप में भिन्न होते हैं। मतलब कोई भी दो बालक एक समान नहीं होता, सभी अलग अलग प्रकार से होते हैं। ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वो वातावरण के रूप से हो, तो सभी में अलग अलग होते हैं। ये आप लोगों को समझने थे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें कथन और कारण दिया है तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले कथन ए को ध्यानपूर्वक पढ़िए। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉकलियर प्रत्यारोपण कॉकलियर इम्प्लांट प्रभावी है। कारण आर को पढ़ो। कॉकलियर इम्प्लांट ध्वनि को बढ़ाकर उपयोगकर्ता के लिए अधिक तेज कर देते हैं। उसके अलावा ऑप्शन ए, दोनों कथन ए और कारण आर सही हैं और कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, दोनों कथन ए और कारण आर सही है लेकिन कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, कथन ए सही है पर कारण आर गलत है। या ऑप्शन डी, कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो ए है ना, दोनों कथन ए और कारण आर सही है और कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण है, ये जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला ना कथन ए को ध्यान से पढ़ो। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉकलियर प्रत्यारोपण कॉकलियर इम्प्लांट्स प्रभावी है। कारण आर को पढ़ो। कॉकलियर इम्प्लांट ध्वनि को बढ़ाकर उपयोगकर्ता के लिए अधिक तेज कर देते हैं। तो ये दोनों के दोनों ना एक दूसरे को स्पष्टीकरण है। अगर ये प्रश्न को थोड़ा सा सरल तरीके से आप लोगों को समझाओ ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर बच्चे कई ऐसे होते हैं जिसको सुनने में कमजोरी होता है, मतलब कम सुनाई देता है। तो उसके लिए उसके कानों में एक मशीन लगाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे करके एक मशीन लगा जाता है और उस मशीन के सहारे ना वो जो सुनने में है ना, मतलब उसकी जो भी कोई भी उसमें बोलेगा ना तो उसका जो वॉइस रहेगा ना उसको आवाज़ को बढ़ा करके बताता है और साथ में उसमें रिकॉर्डिंग भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा एक छोटा सा ब्लैक कलर का जो होता है ना उसका मशीन आता है कान में
में लगाने का, तो वो कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं, ठीक है, मतलब वो कॉकलियर मशीन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो मशीन रहता है वो बालकों की सुनने में सहायता करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों का समझ में आया ना पहला वाला जो प्रश्न है वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका IQ क्या होगा? ऑप्शन ए 83.33, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 120 या ऑप्शन डी 80। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप कोशिश तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 120 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न 2 क्या का है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसका वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका IQ क्या होगा बोला है। तो इस प्रकार के अगर आप लोगों को प्रश्न देखने को मिले ना, तो इसका सबसे पहला एक सूत्र आता है। क्या? तो सबसे पहला ऊपर में लिखना आप लोग मानसिक आयु, उसके बाद बटा करके शारीरिक आयु। क्या? तो मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु करके ऐसा ये सूत्र होगा और गुना करके ऐसे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। क्या? मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुना 100 करके ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस पर जो हम लोग ये जो सूत्र है ना, उस पर ये जो दिया है उसका मान को रखना है आप लोगों को। तो मानसिक आयु सबसे पहले क्या दिया है, तो मानसिक आयु 12 वर्ष दिया है। उसके अलावा वास्तविक आयु या शारीरिक आयु कितना है, तो वास्तविक आयु 10 वर्ष दिया है। तो यहाँ पर वास्तविक आयु या शारीरिक आयु 10 वर्ष लिख दो। उसके बाद गुना करके इसमें 100 है तो यहाँ पर क्या लिख लो, 100 लिख लो, ठीक है। इसको आप लोगों को नहीं लेना है, ये सूत्र है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहला 10 एकम 10 हो जाएगा और 10 दहम कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। तो 10 बार में कटाना, अब ये दोनों को आपस में गुना हो जाएगा, ये 12 और 10 का, तो 10 बार हम कितना होगा, तो 10 बार हम 120 हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए एक बार और इसको सारी चीज़ को क्लियर करके समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने सूत्र क्या बोला था, ऊपर में आप लोगों को मानसिक आयु लिखना था। तो मानसिक आयु कितना है, तो मानसिक आयु 12 वर्ष दिया है। उसके अलावा नीचे में क्या लिखना था, शारीरिक आयु या वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु कितना होगा, तो 10 वर्ष है। उसके बाद गुना कितना था, तो गुना 100 था। तो ऐसे आप लोगों ने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले नीचे का सॉल्व करेंगे, 10 एकम 10 और 10 दहम कितना होगा, तो 10 दहम 100 हो जाएगा। तो 10 बार में गया। अब ये दोनों का आपस में गुना हो जाएगा, तो 10 बार हम कितना होगा जी, तो 10 बार हम 120 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया एज कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार से संख्या को बदल दिया जाएगा, सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, संख्या को बदल कर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पास 20 रख देंगे, यहाँ पास 30 रख देंगे, तो फिर कैसे करोगे। तो आप लोगों को इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी 120 करेक्ट हो जाएगा। आप लोग चाहो ना तो इसके सूत्र को लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। यदि छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो ऑप्शन ए उनके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, ऑप्शन बी इसके कारणों का पता लगाएंगे, ऑप्शन सी छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे या ऑप्शन डी सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके कारणों का पता लगाएंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो आप एक शिक्षक होने के नाते अगर छात्र विलंब से आता है तो उसके विलंब का कारण ही ना पूछोगे जी, हैं कि आप पूछोगे कि बेटा आप विलंब से आते हो तो आपके विलंब से आने का कारण क्या है, क्या वजह है कि आप रोज़ रोज़ लेट से आते हो। एक शिक्षक होने के नाते प्रेम पूर्वक उनसे पूछोगे ना, तब ना वो अपने कारण को बता पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अभिभावकों से आप लोगों को शिकायत नहीं करना है और छात्र को तो आप निकाल ही नहीं सकते स्कूल से। उसके अलावा दंडित तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसी भी छात्र को, ठीक है। ये RTE के विरुद्ध है, आप लोग को पता होगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। सबसे पहला कथन जो दिया है उसको ध्यान से पढ़ो, विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है। दूसरा, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। तीसरा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा, विकास केवल वातावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है। ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 4 करेक्ट है। तो क्या इसका
आंसर हो सकता है बताइए। सही आंसर के लिए बोला है और अभी के डेट में तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोगों का और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस प्रकार के प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना, तभी अच्छे से आप लोगों का प्रैक्टिस हो पाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी केवल 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है बोला है। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ये जो व्यक्ति के विकास के बारे में ना, मतलब विकास क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोग का ये प्रश्न ना आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, विकास का मतलब ये होता है कि आत्मक विकास, मतलब व्यक्ति के ना मानसिक जो विकास होता है उसका मेच्योरिटी लेवल का बढ़ना होता है ना, वो विकास कहलाता है। और विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है, मतलब जन्म से लेकर ना मृत्यु पर्यंत तक की चलते रहता है विकास। ठीक है, आप लोग पर डे कुछ ना कुछ रोज सीखते हो ना, ये विकास कहलाता है। ठीक है, थोड़े थोड़े आप लोगों में हमेशा चेंजेस आता रहता है ना, तो ये विकास कहलाता है। ठीक है, और विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो सबसे पहला कथन एक को पढ़ो। सबसे पहला, विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है। तो अल्प अवधि की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। विकास जो है वो कंटिन्यू चलने वाली, मतलब सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा को पढ़ो, यह केवल व्यक्ति के आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। जो विकास है केवल आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता, उसके वातावरण से भी प्रभावित होता है, उसके पोषण से भी प्रभावित होता है, उसके आसपास के जितने भी माहौल होते हैं उन सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। तो केवल आनुवंशिकता बोला जाए ना तो ये गलत हो जाएगा ये भी। ठीक है, उसके अलावा अगर चौथा को पढ़ोगे ना तो विकास केवल वातावरण कारक द्वारा निर्धारित होता है। तो विकास जो है केवल वातावरण द्वारा निर्धारित नहीं होता, जी हाँ, आनुवांशिकता के द्वारा भी निर्धारित होता है। ठीक है, और उसके अलावा उसके पोषण से भी, मतलब खाने पीने का जो तरीका है उससे भी उसका विकास जो है वो निर्धारण होता है। ठीक है, तो केवल अगर कि मैं वातावरण की बात करूँ तो ये भी गलत हो जाएगा। सही जो होगा वो केवल तीसरा जो है ना वो होगा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जस्ट अभी मैंने बताया ना कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कभी समाप्त नहीं होता ये जो विकास है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है ना केवल 3, वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। यदि आपकी कक्षा में एक ऐसा बच्चा है जिसे शिक्षण के माध्यम की भाषा की समझ नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, उस बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी, उस बच्चे की भाषा का पता लगाएंगे। ऑप्शन सी, उस बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। या ऑप्शन डी, उसे धीमे सीखने वाले बच्चा मान लेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उस बच्चे की भाषा का पता लगाएंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मान लो आप एक भविष्य में शिक्षक बनोगे। शिक्षक बनने के बाद आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जो कोई अन्य भाषा जानता है, मतलब जिस भाषा में आप पढ़ाते हो, मान लो आप हिंदी में पढ़ाते हो ना, तो उसको हिंदी की समझ ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे, उनकी मदर टंग का पता लगाओगे ना जी, उसकी मातृभाषा का पता लगाओगे ना जी, हाँ, कि वो किस भाषा को जानता है इसका ना पता लगाओगे। अगर पता चल जाएगा तो उसकी भाषा को एक शिक्षक होने के नाते आप सीखोगे और आप उसकी भाषा को सीखकर उन्हीं की भाषा में जो शिक्षण पद्धति है उसको करोगे। बच्चे को, उस बच्चे को अलग से समझाओगे कि बेटा ये जो चैप्टर है ये कहना चाहता है, उसी की भाषा में समझाओगे। ठीक है, एक जो शिक्षक है उसको सुविधादाता के रूप में माना जाता है। ठीक है, अभी के जो शिक्षण प्रणाली है उसके अनुसार आपको बच्चे के अनुसार ढलना है। ठीक है, ना कि बच्चे को आपके अनुसार ढालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। आज के बच्चों के कंधे पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है। ऑप्शन ए, बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। या ऑप्शन डी, बच्चों पर कम भार रखना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आज के बच्चों के कंधे पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का आशय बोला है ना। तो देखो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि आज के जो भी बालक है ना उन पर देश का जो दायित्व वो तो है ही है, क्योंकि देखो आज का जो बालक है वो आगे बढ़ कर के जो अपना नाम रोशन करेगा, अपने समाज का नाम रोशन करेगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा ना जी हाँ, बड़े बड़े पोस्ट में जा कर के, है ना। तो बच्चों
कि अगर समुचित विकास पर ध्यान दिया जाए ना तो वो कल के देश का दायित्व बनेगा, ठीक है, वो दायित्व का निर्वहन करेगा और एक अच्छा नागरिक बन पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि एक शिक्षक होने के नाते जो बच्चों की समुचित विकास को ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों का त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। ऑप्शन बी, आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर देना चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। ऑप्शन सी, आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। या ऑप्शन डी, आप विद्यार्थियों से अधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली बालक है बोला है, और बोला है कि आप जैसे ही इस प्रश्न पूछते हो ना त्वरित उसका उत्तर दे देते हैं फटाक से, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़े से कठिन प्रश्न आप लोगों को उस बच्चे से पूछना चाहिए ताकि वो बच्चा ना उस प्रश्न का उत्तर देने में ना थोड़ा सा टाइम लगाए और सोच समझ कर आंसर दे, ठीक है। अधीर होना का मतलब होता है तुरंत फटाक से आंसर दे देना, तो फटाक से आंसर ना दे, वो थोड़ा सा उस प्रश्न के बारे में सोचे समझे और सही उत्तर दे। तो इस प्रकार से आप उससे कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को भी पढ़ते हुए चलते हैं। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना उसको आप लोगों को रटना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को एक शिक्षक के रूप में समझना है, तभी आप लोग प्रश्न को अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे। ऑप्शन बी, स्वयं को दोषी समझेंगे। ऑप्शन सी, परवाह नहीं करेंगे। या ऑप्शन डी, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं होता है, मतलब यह है कि एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को परीक्षा ली हो और जो परीक्षा में ना अधिकतर बच्चे मान लो फेल हो गए हैं, तो फेल होने के कारण को आप पहले खोजोगे ना, जी हाँ, कि किस कारण जो बालक है वो फेल हो गए, क्या प्रश्न ज़्यादा टफ पूछा गया है, क्या पढ़ाया नहीं गया है, इन सारे कारणों का पता लगाओगे ना एक शिक्षक होने के नाते। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। बचपन में हुई दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे लगातार तैरने के लिए कहता है। तो ऑप्शन ए, आप आधे अधूरे मन से तैरने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन बी, आप पूरे उत्साह के साथ तैरने सीखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन सी, आप तैरना नहीं सीखेंगे। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप पूरे उत्साह के साथ तैरने सीखने का प्रयत्न करेंगी, ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं, लेकिन आपका एक अच्छा दोस्त है, ठीक है, जो आपसे लगातार तैरने के सीखने के लिए कहता है। मतलब आपका जो एक मित्र है ना वो कहता है कि आओ तैरो, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप क्या करोगे? आप पूरे उत्साह के साथ तैरने की सीखने की कोशिश करोगे ना, जी हाँ, क्योंकि आपको भरोसा है अपने दोस्त के ऊपर। तो इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि नदिया में या फिर समंदर में जाके तैरने लगो, ठीक है, किसी छोटे मोटे तालाब में तैर सकते हो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाई अधिक गंभीर होने की संभावना होती है। ऑप्शन ए, समुदाय आधारित परामर्श। ऑप्शन बी, स्कूल आधारित परामर्श। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए समुदाय आधारित परामर्श करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अधिकतर लोग ना ए और बी दोनों को मार देते हैं। हम लोग की एक मानसिकता हो जाती है ना कि ऐसे ऑप्शन मिलेगा ना जिसमें ए और बी दोनों होगा या उपयुक्त सभी होगा, तो ऐसे को सट से हम तुरंत ही ना करेक्ट मार देते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर ये सही नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है, उसके आधार पर ही आप लोगों को आंसर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 10 क्या बोला है, इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाई अधिक गंभीर होने की संभावना होती है। तो ये जो प्रश्न है ना उसको अगर सरल तरीके से समझाओ ना, तो मान लो अगर कोई बालक जो स्कूल छोड़ दिया है, स्कूल छोड़ने का कारण कोई भी हो सकता है, चाहे वो परिवार के दबाव में हो, चाहे वो खाने पीने की तंगी को लेकर के हो, चाहे वो दूर कमाने जाने वाले की बात हो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बालक जो विद्यालय छोड़ दिए होते हैं ना, तो उसको समुदाय आधारित जो परामर्श जो दिया जाता है ना, उसके माध्यम से पढ़ाई के महत्व को बताया जाता है और किस प्रकार से उस कठिनाई को दूर किया जा सकता है, इस पर सॉल्यूशन बनाकर काम करते हैं, ठीक है। ताकि वे बच्चा जो स्कूल छोड़ दिया है ना वो दोबारा स्कूल को ज्वाइन कर सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो इसलिए ना समुदाय आधारित जो परामर्श है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे टॉपिक पर, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, बच्चे को तुरंत घर वापस भेज दें। ऑप्शन बी, बच्चे की उपेक्षा करें। ऑप्शन सी, बच्चे को दंड देना। या ऑप्शन डी, बच्चे का काउंसलिंग करें। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी, बच्चे का काउंसलिंग करे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो मान लो आप एक शिक्षक हो और आपकी कक्षा में एक जो बच्चा है वो समस्याग्रस्त है, मतलब किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका काउंसलिंग ही ना करोगे, जी हाँ, उसके समस्या का पता ही नहीं लगाओगे कि क्या समस्या है बच्चे तुम्हारी। उसका प्रकार से उसकी समस्या को समझने के बाद उसका आंसर देने की, मतलब उसका समाधान करने की आप एक शिक्षक के रूप में कोशिश करोगे। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बच्चे का काउंसलिंग करेंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि, भागफल, आईक्यू के आधार पर बच्चों को निश्चित समूहों में अलग न करें। ऑप्शन ए, यह शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है। ऑप्शन बी, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। ऑप्शन सी, यह बच्चों को समूह में आपस में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है। या ऑप्शन डी, आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों पर लेबलिंग भी होती है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों पर लेबलिंग भी होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि, भागफल, आईक्यू के आधार पर बच्चों को निश्चित समूहों में अलग ना करें। तो आप लोग ये बताओ कि एक शिक्षक होने के नाते अपने कक्षा में बच्चों को आईक्यू लेवल के आधार पर अलग अलग करोगे क्या। जो होशियार बालक है उसको अलग समूह में, जो गधे बच्चे बालक है उसको अलग समूह में, और जो आराम से नहीं सीख पाते, जल्दी से नहीं सीख पाते, उस बालक को अलग समूह में। ऐसे विभक्त करोगे क्या, नहीं ना करोगे। ऐसे विभक्त करोगे तो आईक्यू का अवधारणा जो स्थिर नहीं होगा और साथ में बच्चों पर लेबलिंग लग जाएगा ना, जी हाँ, कि ये होशियार वर्ग है, ये साधारण वर्ग है और ये मंदबुद्धि वर्ग है। ऐसा एक शिक्षक के रूप में थोड़ी ना करोगे, जी हाँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को आप लोगों को एक साथ लेकर के चलना है, मतलब सभी को एक कक्षा में एक तरीके से ही आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। यदि विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश हो तो सबसे उचित होगा। ऑप्शन ए, उसको लज्जित करना। ऑप्शन बी, उसको अपराध का एहसास कराना। ऑप्शन सी, क्रोध करना। या ऑप्शन डी, दंडित करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उसको अपराध का एहसास कराना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, यदि विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश हो तो मान लो आप लोगों की कक्षा में कोई ऐसा विद्यार्थी जो बेहुदा तरीके से पेश होता है, मतलब कपड़े पहनने का ढंग ना होगा, या हो सकता है कि बातचीत में बेहुदा तरीके से बात करता होगा, तो आप क्या करोगे, वो जो बेहुदा तरीके से बात कर रहे हैं उसका जो अपराध है, उसका जो ये जो समस्यात्मक तरीके से बात कर रहे हैं उसका आप लोग पहले एहसास कराओगे ना।
रहना, है ना। तो ये करेक्ट हो जाएगा ना जी, ताकि उसको एहसास होकर कि अपनी गलतियों का पता चले। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। उसको अपराध का एहसास कराना है आपको एक शिक्षक के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए घर से पलायन में, ऑप्शन बी दीवा सपनों में रत रहने में, ऑप्शन सी रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, या ऑप्शन डी अभिनेताओं जैसे दिखने दिखाने में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी दीवा स्वप्नों में रत रहने में करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये दीवा स्वप्न क्या होता है। दीवा स्वप्न का मतलब ये होता है कि ख्यालों में डूबे रहना, मतलब कुछ उस चीज़ के बारे में सोचते रहना ना दीवा स्वप्न कहलाता है, ठीक है। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। मान लो आप लोग अगर कहीं शक्तिमान का कहीं आप लोग सीरियल देखते होंगे, उसके अलावा क्रिश का मूवी देखते थे पहले, है ना। तो क्रिश के मूवी के देखने के बाद हम लोग क्या सोचते थे ना कि काश मेरे पास भी कुछ ऐसे सुपर पावर होता ताकि मैं लोगों की मदद कर सकता, उड़ सकता, ये कर सकता, वो सब कर सकता। हम लोग ऐसे भी सोचते रहते थे ना। और शक्तिमान देखते थे भी तो क्या सोचते थे, काश मेरे पास भी कुछ ऐसा शक्ति होता ताकि मैं उड़ जाता ऐसे करके गोल गोल घूम करके। तो उस फिल्म के बारे में, उस सिनेमा के बारे में लगातार सोचते रहना ना दीवा स्वप्नों में रत रहना कहलाता है, ठीक है। और अभी का जो आधुनिक सिनेमा है ना वो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है, मतलब उसी में ही डूबे रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ये सिनेमा जो है हमें इस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग मेच्योर हो गए होंगे तो आप लोगों को लग रहा है कि रचनात्मक कार्यों के लिए, लेकिन जब आप लोग ना छोटे थे, मतलब 15 साल से छोटे थे ना, तो आप लोग का क्या ख्याल करता था, इसी बारे में सोचते थे ना आप लोग। तो ये जो प्रश्न है ना वो छोटे बच्चों के लिए ही है, ठीक है, आप मेच्योर लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, कि आप लोगों का देखने का नज़रिया अभी बदल चुका है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन ए उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देश तरीके के उपयोग पर, ऑप्शन सी उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाने पर, ऑप्शन डी उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीकों के उपयोग पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो बच्चों पर जो सृजनात्मक हो और प्रतिभाशाली हो ना, तो उसके लिए ना हस्तक्षेप निर्भर किस प्रकार से करेगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशों के तरीकों के उपयोग करने पर ही ना होगा जी। हैं तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप ऑप्शन ए पूर्ण सहमत हैं, ऑप्शन बी आंशिक रूप से सहमत हैं, ऑप्शन सी अनिश्चित है, या ऑप्शन डी पूर्ण असहमत हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है पूर्ण सहमत है करेक्ट हो जाएगा। कैसे, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, ये करेक्ट है जी। हैं अगर आप किसी बच्चे को बार बार मारेंगे या किसी कारणवश मारेंगे ना तो वो क्या करेगा, उसके मन में एक मानसिकता बैठ जाएगी कि ये जो शिक्षक है ना वो हमेशा मारता है, तो कोई मतलब नहीं है इसके सामने अनुशासन दिखाने का, तो हमेशा वो अनुशासनहीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भय और दंड आप लोगों का जो बच्चों है ना उस पर अनुकूल प्रभाव डालता है, मतलब अनुशासनहीन बना सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को किसी भी प्रकार से तो आप लोगों को दंड बिल्कुल भी नहीं देना है, ये तो आरटीई के खिलाफ है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, ऑप्शन ए शिक्षण तकनीकी, ऑप्शन बी शारीरिक क्षमता, ऑप्शन सी व्यक्तिक भिन्नता, या ऑप्शन डी पारिवारिक स्थिति। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। ये तो इजी होना चाहिए यार आप लोगों के लिए, और ईटी संवर्ग लेक्चरर में ये पूछा गया 2023 के जो शिक्षक भर्ती है उसमें, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिक भिन्नता करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों में से अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर ए शिक्षण तकनीकी को मार दिए होंगे। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लो कि ये शिक्षण तकनीकी कैसे गलत होगा और ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिक भिन्नता कैसे करेक्ट होगा ये जान लीजिए। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए बोला है। तो अब जो एक शिक्षक है ना उसको पढ़ाते समय व्यक्तिक भिन्नता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कैसे? तो देखो एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के बालक रहते हैं, उसमें अलग अलग क्षमताएं होती हैं बालकों में, तो उनके व्यक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही आप पढ़ाओगे। और शैक्षणिक तकनीकी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो आप तो पहले से ही उस सारा कोर्स को कर करके आप शैक्षणिक तकनीक को पढ़ करके आए हो, उसके बाद ही ना आप कक्षा में पढ़ाने आए हो। जी हाँ, सिलेक्शन लेके आए हो ना गवर्नमेंट तरीके से, है ना। तो आप सबसे पहला जो पढ़ाते समय क्या ध्यान रखोगे? व्यक्तिक भिन्नता को रखोगे कि बालक अलग अलग प्रकार से हैं, तो उसको किस प्रकार से जो सीखने की जो तरीका है उसको हम लोग ना उसको अच्छे से और पढ़ा सके। ठीक है, तो उसके व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख कर के आप पढ़ाना शुरू करते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिक भिन्नता करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी सूझ, ऑप्शन सी शिक्षार्थी का पूर्ण ज्ञान या ऑप्शन डी रट कर याद करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी का पूर्ण ज्ञान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो ज्ञान निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण है ना वो शिक्षार्थी का पूर्ण ज्ञान करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रचनावादी दृष्टिकोण से शिक्षार्थी का पूर्ण ज्ञान ही करेक्ट होगा इसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? ऑप्शन ए इसे कौन बता सकता है, ऑप्शन बी सही उत्तर बताइए, ऑप्शन सी क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, या ऑप्शन डी इसे कितने अलग अलग तरीके से हल किया जा सकता है। तो क्या इसका आंसर होगा? पहले खुद से आंसर दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, मतलब सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सकता है। मान लो एक कोई भी टॉपिक दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि ये जो टॉपिक है उसको किस किस प्रकार से आप हल कर सकते हो, मतलब किस किस प्रकार से आप बता सकते हो ये बताओ कहा जाए, तो ये सृजनात्मक को बढ़ाएगा ना। जी हाँ, एक प्रश्न को या एक जो टॉपिक है उसको कई ढंग हो सकते हैं अलग अलग तरीके बताने के, और वो सृजनात्मकता को ही बढ़ावा देता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमजोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रस्त हो सकता है? ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी डिसग्राफिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, या ऑप्शन डी डिस्फेजिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने में समझने में कमज़ोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस प्रकार की विकार से ग्रसित है बोला है। तो देखो डिसलेक्सिया जो है ना वो पढ़ने संबंधी जो अक्षमता है, मतलब किसी पाठ को पढ़ने संबंधी जो अक्षमता होगा ना किसी चीज़ को पढ़ने में ना, तो वो डिसलेक्सिया कहलाएगा। आप लोगों को ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, डिसलेक्सिया वो होता है जो पढ़ने संबंधी अक्षमता है, किसी शब्द को अगर आप पढ़ नहीं पाओगे ना तो आप लोगों को डिसलेक्सिया है, ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, उसके अलावा ये जो ऑप्शन बी डिसग्राफिया है ये लिखने संबंधी अक्षमता है, मतलब अगर आप लोग किसी प्रकार की लिख नहीं पाओगे ना, मतलब कोई चैप्टर को दिया जाएगा और आप जब उसको लिख नहीं पाओगे ना तो वो आप लोग का कौन से रोग से ग्रस्त होंगे? तो डिसग्राफिया से ग्रस्त होंगे। इसको याद करने का तरीका आप लोगों को बता देता
देता हूँ, ठीक है। डिसलेक्सिया मतलब आप लोग को समझना है कि पढ़ना मतलब डिसलेक्सिया होगा, ठीक है। डिसग्राफिया मतलब ग्राफ बनाना, ऐसे करके आप ग्राफ बनाते हो तो क्या कर रहे हो आप लोग, लिख रहे हो ना, तो लिखना संबंधी अक्षमता क्या कहलाएगा, डिसग्राफिया कहलाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणितीय संबंधी अक्षमता, मतलब गणित अगर आप लोगों को बनाने में कमजोरी होगा ना, मतलब आप गणित नहीं बना पाओगे ना, तो आप समझना है कि आपको डिसकैलकुलिया है। डिसकैलकुलिया कहने का मतलब, कैलकुलिया से आप लोग क्या समझते हो, ये समझ लेना, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर किस में याद आता है आप लोग को, किस में सॉल्व करते हैं, गणित बनाने में कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं ना। तो गणितीय संबंधी अक्षमता क्या कहलाएगा, डिसकैलकुलिया कहलाएगा। पढ़ने संबंधी अक्षमता डिसलेक्सिया कहलाएगा। और लिखने संबंधी अक्षमता क्या कहलाएगा, डिसग्राफिया, मतलब ग्राफ बनाना मतलब लिख रहे हो ना, तो ये डिसग्राफिया कहलाएगा। और ये डिस्फेजिया जो है ना, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इस क्लास के लास्ट में मैं याद करने की कोशिश करूँगा, और आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। और नहीं बता पाऊँगा ना, तो आप एक बार इसको सर्च मार लीजिएगा, ठीक है, या फिर सेकंड क्लास जब मैं लूँगा ना, तो इसको आप लोगों को क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। पाठचर्या निर्माण के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए शिक्षकों की क्षमता, ऑप्शन बी बच्चों की क्षमताएं और आवश्यकताएं, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विचारधारा, या ऑप्शन डी सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्श। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की क्षमताएं और आवश्यकताएं करेक्ट हो जाएगा। पाठचर्या निर्माण के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पाठचर्या का निर्माण करते वक्त बच्चों की क्या क्षमता है, उसके अनुसार ही ना आप पाठचर्या का निर्माण करोगे जी। कक्षा पहली में, कक्षा दूसरी में या कक्षा पाँचवीं में किस प्रकार की बच्चों की मानसिकता है, किस प्रकार की बच्चों की क्षमता है, किस प्रकार की बच्चों की आवश्यकता है, उन सारी चीज़ को ध्यान में रखकर ही ना आप पाठचर्या का निर्माण करोगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। ऑप्शन ए खाली स्लेट के रूप में, ऑप्शन बी छोटे वयस्कों के रूप में, ऑप्शन सी निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, या ऑप्शन डी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में करेक्ट हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। तो प्रगतिशील जो एक शिक्षा व्यवस्था होता है ना, तो उसमें बच्चों को सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। सक्रिय अन्वेषक का मतलब ये होता है कि एक्टिव रूप से जो बच्चे रहते हैं वो सीखते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चे जो होते हैं वो कभी खाली स्लेट नहीं होते, घर से कुछ ना कुछ सीख कर ही विद्यालय आते हैं, ठीक है। तो खाली स्लेट आप लोग को बिल्कुल नहीं लेना है। छोटे वयस्क के रूप में तो बिल्कुल नहीं लेना है, और निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में आप लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेगेटिव टाइप से जो प्रश्न रहेंगे वो हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सीडीपी में आप लोग को हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। बालकों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, ऑप्शन बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ऑप्शन सी विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है, या ऑप्शन डी विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विकास के लिए पूछा है। और विकास के लिए जो सत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। एलेक्सिया है। ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी सीखने की अक्षमता, या ऑप्शन डी सुनने की अक्षमता। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए पढ़ने की अक्षमता करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो एलेक्सिया जो है ना वो पढ़ने संबंधी अक्षमता के अंतर्गत आ जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ गया कि सर आपने तो अभी बोला था कि ये जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने संबंधी अक्षमता होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, ये बात आप लोगों को समझना है। डिसलेक्सिया और एलेक्सिया दोनों एक ही है, और ये दोनों जो है ना वो पढ़ने संबंधी अक्षमता
अक्षमता को दर्शाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, लिखने संबंधी अक्षमता के बारे में मैंने आप लोग को क्या बताया था, लिखने संबंधी जो अक्षमता है वो क्या होगा, ग्राफ बनाने वाली बात बोला था ना, लिखने वाली बात, तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। क्या होगा, तो डिस्ग्राफिया जो है ना वो लिखने संबंधी अक्षमता कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए आज के क्लास का अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। समान आयु वर्ग के संबंध में अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उनमें एक अस्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टि चकोर होता है, ऐसे बच्चे को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी पिछड़ा बालक, ऑप्शन सी अपवादी बालक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पिछड़ा बालक करेक्ट हो जाएगा। कैसे, एक समान आयु वर्ग के संबंध में अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उनमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टि चकोर होता है, ऐसे बच्चे को कहते हैं बोला है। अगर मैं प्रश्न क्रमांक 25 को थोड़े से सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊँ ना, तो मान लो कोई दो बालक है एक ही प्रकार से एक ही आयु का, ठीक है। तो जब दो बालकों की हम लोग आपस में तुलना करेंगे तो एक बच्चे को हम लोग होशियार मान लेंगे, एक बच्चे को थोड़े से कमज़ोर मान लेंगे। अगर एक बालक को मैं थोड़े से कमज़ोर हो बोल दूंगा तो उसमें एक अलग सा जो दृष्टि चकोर है वो नज़र आएगा, मतलब उसमें एक भावना नज़र आएगा कि मुझे ये जो अलग प्रकार से बोल दिया बोल करके, तो उसमें एक हीन भावना पैदा होगा, ठीक है। वो बालक क्या होगा, पिछड़े बालक कहलाएगा, ठीक है। तो वो जो भावना है वो दृष्टि चकोर हो जाएगा, मतलब हीन भावना, मतलब जो पिछड़ा बालक है वो कहलाएगा, ठीक है। उसमें समझ में आएगा कि मैं एक पिछड़ा बालक हूँ क्या, उसमें एक ऐसी भावना पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बालक को क्या कहेंगे, तो पिछड़े बालक की श्रेणी में कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिछड़ा बालक कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।